सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है। इससे पहले थोड़ा सा हम स्लेटर रूल्स के बारे में बात किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार उस लेक्चर को देखिए, सो दैट कि आपको पिछले का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आपका जो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो इसमें बॉर्न हाइबर साइकिल देखेंगे और इसमें थोड़ा सा हम लैटिस एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। क्या होता है लैटिस एनर्जी? लेटिस एनर्जी किस टर्म्स में दिया गया है यहाँ पे? तो जैसे केमिकल बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा आपका जो आयनिक बॉन्ड होता है, और आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो उसमें जो आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से जो आयनिक कंपाउंड बनता है, उसमें आपका लेटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो बॉर्न हाइबर साइकिल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेटिस एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज यूजुअली क्वाइट एक्सोथर्मिक। जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है, तो जिस एलिमेंट से, जिस कंस्टिट्यूएंट से वो बना है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है, वो फॉर्म्स फ्रॉम एलिमेंटल सोडियम एंड क्लोरीन। तो उसका एनर्जी रिलीज होता है, उसमें कितना होता है? 411 किलो जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व इन द फॉलोइंग वायलेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ देखिए, सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसेस में जाता है, और जो क्लोरीन क्लोरीन होता है वो आपका मॉलिकुलर क्लोरीन से आपका एटॉमिक क्लोरीन में जाता है। और यहाँ पे देखिए -411 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपका हीट रिलीज की वैल्यू है, इतना एनर्जी बाहर निकल रहा है। माइनस में है मतलब क्या है? सिस्टम हमको दे रहा है 411 किलो। सो एनर्जी इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, you might think the energy released when an ionic compound forms comes from only from the metal losing electrons। हमको लगता है कि जब हम आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एक तो हमको आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में जब हम एनर्जी देते हैं किसी सिस्टम को। दूसरी चीज है, अगर कोई नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वहां पे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? जो एक्सेप्ट होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है, वो क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये पूरी कहानी ये नहीं, बट दिस इज नॉट द फुल स्टोरी। इसका मतलब क्या है भाई? दो ही जगह एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, या दो ही जगह एनर्जी लग नहीं रहा है। एक तो आपका मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और दूसरा क्या है? आपका नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है। केस क्या है? जब भी NaCl का फॉर्मेशन होता है, तो आयोन पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। जब सोडियम का आयोनाइज करते हैं, Na+ में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे देखना इतना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कितना? 496। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस आता है, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वहां पे -349 माइनस में आपका एनर्जी है, और किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। तो जब ये टोटल एनर्जी को माइनस करके देखते हैं, 496 तो एनर्जी को हम दे रहे हैं, और 349 हमको एनर्जी सिस्टम दे रहा है। तो जब दोनों को माइनस प्लस करते हैं या प्लस माइनस करते हैं, तो आता है 147 किलो जूल। इसका मतलब एनर्जी हमको माइनस में दिख रहा है। भाई यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में एनर्जी, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव। तो टोटल क्या है आपका? टोटल एनर्जी की वैल्यू देखा जाए तो कितना है? पॉजिटिव में आ रहा है, +147। इस +147 से हमको क्या लग रहा है कि एनर्जी, नेट एनर्जी अगर चेंज देखा जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 147 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है एनर्जी, कौन? सिस्टम। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन कभी भी जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, वो एंडोथर्मिक नहीं होता है। बेस्ड ऑन दिस अलोन द प्रोसेस शुड एब्जॉर्ब एनर्जी, नॉट रिलीज एनर्जी। देखा जाए कि सोडियम को आयोनाइजेशन के प्रोसेस में इतना एनर्जी लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में क्या होता है? 349 एनर्जी ले रहा है। तो जब दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो इतनी एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है? रिलीज हो रही है एनर्जी। इतनी एनर्जी हमारे पास क्या है? मतलब सिस्टम ले रहा है, और सिस्टम ले रहा है तो उसको एंडोथर्मिक बोला जा रहा है। लेकिन वाई दिस इज द रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मतलब इसका हम कंसर्न ये है कि NaCl का जो फॉर्मेशन को टोटल देख रहे हैं हम लोग, तो हमको यहाँ पे 147 जो किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम ले रहा है। तो सिस्टम ले रहा है मतलब एंडोथर्मिक हुआ, और सिस्टम देता नहीं है, मतलब सिस्टम जब देता है तो एक्सोथर्मिक है। लेकिन इसी प्रोसेस को जो लैटिस एनर्जी के टर्म्स में, जो बॉर्न हाइबर साइकिल के थ्रू समझाया गया है, इसमें क्या पता चलता है कि आपका सिस्टम जो है एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है। तो सबसे पहले मैं बॉर्न हाइबर की बात करता हूँ, फिर लेटिस एनर्जी में वापस आऊंगा। लेटिस एनर्जी क्या है, एक बार सुन लो। लेटिस एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होता है, जब भी गैसियस एटम या गैसियस आयन
गैसियस आयन जो कंबाइन होता है क्रिस्टलाइन लैटिस बनाने के लिए, तो वो एनर्जी कहलाती है आपकी लैटिस एनर्जी। अब इस लैटिस एनर्जी का जो अपोजिट जो चार्ज वाले होते हैं, अपोजिट आयंस वाले होते हैं, वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अपना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते हैं, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुआ है हीट के फॉर्म में, यही उस प्रोसेस को क्या बनाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनाता है। सो व्हेन द आयनिक सॉलिड फॉर्म्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स among ions and the exact value of lattice energy is difficult to calculate directly। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक स्टेप का मतलब इनिशियल स्टेप से फाइनल स्टेप तक अगर हम जाते हैं, तो वो बहुत सारे आयन आयन इंटरेक्शन होता है क्रिस्टल में, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मोस्ट कन्वीनियंट वे होता है डिटरमाइन लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करने का बाय यूजिंग बोर्न हाइबर्ट साइकिल। बोर्न हाइबर्ट साइकिल क्या बताता है? इट रिलेट्स वेरियस मेजरेबल एनर्जी, आयोनाइजेशन की बात करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करता है, उसमें एंथैल्पी आता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आता है। सो ये इनडायरेक्टली क्या करता है, सारे स्टेप का एनर्जी को कैलकुलेट करता है, और लास्ट स्टेप में उसको क्या करता है, उसको माइनस करता है। तो चलिए बात करते हैं बॉर्न हाइबर्ट साइकिल के बारे में, जो आज का टॉपिक है। बॉर्न हाइबर्ट साइकिल एक हाइपोथेटिकल सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड को। अब कहाँ से आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करेगा? इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका कंस्टिट्यूएंट आयन से होगा, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस। सो दीज स्टेप्स आर चोजन सो दैट द चेंजेस इन एंथैल्पी ऑफ ईच स्टेप इज नोन। इसको ये इस बात पे निर्भर करता है, इस बात का इसका वो है, स्ट्रॉन्ग है पॉइंट है इसका, कि सारे स्टेप का इसको एंथैल्पी नोन है, लेकिन लास्ट वाले स्टेप का पता नहीं है इसको। इन एंथैल्पी अब ईच स्टेप इज नोन एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, विच इज द लेटिस which is the lattice energy. The change in enthalpy for the overall process is also known. So using Hess law, हेस लॉ के बारे में आपने सुने होंगे। हेस लॉ क्या करता है? हेस लॉ ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप वाइज कोई प्रोसेस हो रहा है, तो जितने भी स्टेप में एंथैल्पी चेंजेस होंगे, वो उन सारे का जो सम होगा वो लास्ट स्टेप में जो होगा उसका उसके बराबर होगा। सो हेस लॉ स्टेट्स दैट द चेंजेस इन द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द स्टेप वाइज प्रोसेस इज द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द स्टेप। इट मीन्स अगर 5 स्टेप में हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, तो पाँचों स्टेप में जो एडिशन करेंगे वो ये लास्ट वाले का क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये बताता है आपका हेस उष्मा का स्थिर संकलन का नियम, अगर आपने पढ़े होंगे गैस वाले चैप्टर में। सो कंसिडर करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl को और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस सॉरी स्टैंडर्ड स्टेट से। जैसे सोडियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है? गैस स्टेट में है। तो जब सोडियम और क्लोरीन दोनों मिक्स होते हैं और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आती है। इस फाइनल स्टेप है -411 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है, अगर वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब सिस्टम हमको एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अगर एनर्जी की वैल्यू प्लस में आती है, इसका मतलब सिस्टम एनर्जी लेती है। अब इस -411 में हमको इतना समझ आ रहा है कि इसका जो अगर फाइनल स्टेट की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। अब इसको बॉर्न हाइबर्ट साइकिल के स्टेप जो अलग अलग स्टेप है, उसमें देखते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेप द बॉर्न हाइबर्ट साइकिल फ्रॉम विच NaCl कैन बी आल्सो मेड। अब NaCl जब बना है तो अलग अलग स्टेप को फॉलो करते हुए बना है। सबसे पहले आप लिखिएगा, द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस सोडियम फ्रॉम सोडियम सॉलिड सोडियम। जो आपका सॉलिड सोडियम था, उससे हमको बनाना क्या है? गैसियस सोडियम बनाना है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे पहला स्टेप में देखिए, ये सोडियम सॉलिड से कहाँ जा रहा है? सीधा गैस स्टेट में जा रहा है, और बिना गैस में जाए बिना आयनाइज होगा नहीं। तो सबसे पहले इसका एंथैल्पी आप जो स्टेप 1 है, वो क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। और यहाँ पे इसकी कितना एनर्जी लग रहा है इसको? 108 किलो जूल पर मोल इसको एनर्जी लग रहा है। कहाँ से? इस सोडियम को सॉलिड से गैस में जाने के लिए। पहला स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा? क्लोरीन जब इसके पास आया था तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में था, Cl2 फॉर्म, याद करिए। Cl2 मॉलिक्यूलर है और Cl एटॉमिक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसकी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये Cl ऐसा है, क्लोरीन क्लोरीन ऐसा है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी लगेगी, और उसकी एनर्जी की वैल्यू कितना आ रही है? 122 किलो जूल पर मोल। मैं भी आपको बताया हूँ, जब सिस्टम एनर्जी लेता है तो उसको पॉजिटिव देखते हैं, जब इस सिस्टम एनर्जी देता है तो वो नेगेटिव में आता है। अब नाउ द थर्ड स्टेप इज द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसियस सोडियम
द एंथैल्पी चेंजेस फॉर दिस स्टेप इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम। अब पहला स्टेप में आपका सोडियम सॉलिड से गैस चला गया है, दूसरा स्टेप में आपका मॉलिक्यूलर क्लोरीन कहाँ चला गया है, एटॉमिक क्लोरीन में चला गया है। अब तीसरा स्टेप में सोडियम जो गैस स्टेट में आया था उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आयोनाइज्ड सोडियम में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा, विदाउट एनर्जी इट कैन नॉट आयोनाइज। सो 496 जो किलो जूल है वो आयोनाइज करने के लिए यूज हो रहा है। 3 जगह आपने एनर्जी दिया। अब जो चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का प्रोसेस है, जहां पे आपका गैसियस क्लोरीन एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता है अपने में, और वहां पे इलेक्ट्रॉन एडिशन होने से एनर्जी देना नहीं पड़ता, वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, -349 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब 349 किलो जूल आपको एनर्जी क्या मिल रहा है, सिस्टम दे रहा है। अब अगर पूरे स्टेप को जोड़ा जाए, इसका 108 को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ देंगे, तो टोटल आपका जो वैल्यू है वो निकलेगा कहाँ का, फिफ्थ स्टेप का। जो फिफ्थ स्टेप क्या है आपका, ये वाला, ये आपका फिफ्थ स्टेप है। सो द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम द गैसियस आयन। द एंथैल्पी चेंजेस फॉर दिस स्टेप इज द लैटिस एनर्जी। और वो अननोन है, हमको नहीं पता वो भाई, हमको तो चारों स्टेप का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जो डेल्टा 5 था, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था स्टेप 5 का, वही एनर्जी कहलाएगी आपकी लैटिस एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये फाइनल स्टेप का है, और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये चारों स्टेप हमको पता था। पहला स्टेप में क्या हुआ, सोडियम गैसेस स्टेट में गया, दूसरे में क्लोरीन जो है एटॉमिक स्टेट में गया, तीसरे में आपका सोडियम कहाँ गया, आयोनाइज हुआ, और चौथा आपका कहाँ गया, क्लोरीन जो है आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बनाया। अब ये चारों स्टेप को जोड़िए, ये वाला देखिए, इसका वैल्यू 108, 122, 496, और लास्ट में इसको माइनस करेंगे। तो जब टोटल इसको माइनस करेंगे, आपका जो फिफ्थ स्टेप का जो लेटेस्ट एनर्जी है ये निकल जाएगा। इसका मतलब ये है, हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शुरू से पता था, -411 हमको दिया गया था, और जब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका -78। इस -78 नहीं, -788, -788। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस शुरू में लग रहा था एंडोथर्मिक होना चाहिए, इसका मतलब ये एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी ले नहीं रहा है, बल्कि इतना हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो वी देन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट द अप्रोप्रिएट वैल्यू टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी। सो बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल ये बताता है कि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है, आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो आपका एंडोथर्मिक ना होकर क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिखिएगा इसको। हाँ, ये प्रोसेस भी आप बना सकते हैं, यहाँ शुरू, ये देखिए, ये प्रोसेस कहाँ शुरू हुआ है, ये प्रोसेस शुरू है यहाँ से। ये आपका सोडियम है, एटम है, यहाँ पे देखिए सोडियम गैस में है, सॉरी सोडियम सॉलिड में है, सॉलिड से कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, गैस का में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो Cl2 था, वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, Cl में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है। पहले आपका सॉलिड से ये प्रोसेस में दोनों आप सॉलिड और गैस में, पहले में क्या हुआ, अपने गैस में चला गया, गैस के बाद कहाँ जाएगा, सोडियम, सोडियम जाएगा आप आयन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड से गैस गया, गैस से आपका ये जो क्लोरीन था वो कहाँ चला गया आपका, एटॉमिक में चला गया। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है अपना एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद सोडियम कहाँ जाएगा, आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस सोडियम। और जैसे ही यहाँ पे आयन देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई है, और क्लोरीन यहाँ पे क्या चला गया, क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन होगा किसमें, क्लोरीन में, तो ये आपको माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब माइनस में हो गया। अब जो आयनिक है Na+ और Cl-, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा NaCl, पूरा कंप्लीट एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl अकर्स इन सेवरल स्टेप। सम स्टेप में एब्जॉर्ब करता है, सम स्टेप में रिलीज करता है। तो अगर पूरा प्रोसेस को एक लाइन में लिखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए आयोनाइजेशन ऑफ द मेटल आयन एक पहला स्टेप हुआ, ये कहलाता है आपका एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन गेन बाय नॉन मेटल, ये कहलाता है आपका एक्सोथर्मिक। और अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सॉलिड NaCl, सो स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक है। सो दिस स्टेप रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी। और ओवरऑल रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो इवन दो सम स्टेप अब्जॉर्ब एनर्जी, रिलीज ऑफ लेटिस एनर्जी इज मच हायर। इसमें क्या हो रहा है, आप ये बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है बिल्कुल यूज हो रहा है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों साथ साथ है, लेकिन इसकी
एनर्जी का जो रिलीजिंग अमाउंट है, रिलीजिंग एनर्जी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि लैटिस एनर्जी का जो रिलीज होने की एनर्जी है वो रिक्वायर्ड एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ले कम रहा है, दे ज़्यादा रहा है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस में आपका जो बॉर्न हाइबर साइकिल ये बताता है कि आयनिक कंपाउंड के जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कंप्लीट एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि रिलीजिंग अमाउंट की एनर्जी जो है ज़्यादा है रदर देन आपका जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे। ठीक है? अब यहाँ तक क्लियर है ये बोर्न हाइबर साइकिल क्या बताए, जितने भी आपके स्टेप्स है उसके सब कैलकुलेट किया और कैलकुलेट के फाइनल में जब पता चला कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करता है। अब अगर लैटिस एनर्जी की बात करते हैं थोड़ा टर्म्स इन इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर आपका साइज छोटा है, यहाँ देखिए मेटल का साइज छोटा है, तो जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, और उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने से उसकी जो वैल्यू होती है लैटिस एनर्जी का वो ज़्यादा होता है। इट मीन्स उसके फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। -834, -788, -701 और -750 657। सो दिस आर द एल्कली मेटल क्लोराइड होते हैं। ये आपके एल्कली मेटल क्लोराइड की अगर बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, तो यहाँ देखिए इसका साइज बहुत छोटा है, और साइज छोटा रहता है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। और कूलम्ब्स लॉ तो हमको पता है, जो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स होता है वो होता है आपका Q+Q-R²। तो जितना कम डिस्टेंस या जितना कम डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कि डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो इस वजह से आपका जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है इसके लिए इंक्रीज हो जाता है, ये लिथियम के लिए। फिर नेक्स्ट कुछ इसका है, जैसे आयन अगर हम साइज की बात करते हैं, ये तो आपका कैटायनिक था। ये अगर एनायनिक कंपाउंड की बात करते हैं, सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड के केस में देखिए, तो यहाँ पे इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो साइज है, अगर चार्ज बढ़ जाता है, कैल्शियम के ऊपर अगर ज़्यादा चार्ज है, तो ज़्यादा चार्ज होने से साइज बहुत कम हो जाता है। और जितना कम साइज होगा वहाँ पे इसका वैल्यू देखिए 3414, इसका मतलब इसका लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है। तो लेस विल बी द हायर विल बी द चार्ज, लेस विल बी द साइज। यहाँ देखिए इन दोनों का डिस्टेंस 231 पिकोमीटर है, ये 239 पिकोमीटर है। अब इसका साइज बहुत छोटा है कैल्शियम का, और इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका जो लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप बॉर्न हाइबर साइकिल को आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मैं आपको समझा दिया। ये है आपका बॉर्न हाइबर साइकिल। एक हाइपोथेटिकल सीरीज है, लेकिन इससे बहुत चीज़ का क्या बोलते हैं जानकारी मिलता है कि क्या बताता है। ये हो गया। चलिए अब ये नोट कर लीजिएगा, पूरा ये स्टेप अब एग्जाम में लिखिएगा। अगर आपको बॉर्न हाइबर साइकिल पूछता है तो आप यहाँ से लिखिए। ठीक है, ये आपके बुक में दिया भी होगा क्या है बॉर्न हाइबर साइकिल। एक बार फिर से देखिए वीडियो को, समझ आ जाएगा आपको कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको। हर स्टेप का वैल्यू लिखना, एक दो तीन चार ही स्टेप है इसमें। और अगर आपको ये डायग्राम अच्छा लग रहा है, ये डायग्राम को मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ क्या बताना चाह रहा था इसमें। कुछ भी नहीं है, जो डायग्रामेटिकली जो हैंड जो रिटर्न में है, वर्ड्स को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ये देखिए सोडियम सॉलिड है तो ये आपका सॉलिड दिख रहा होगा। फिर जैसे ही सोडियम गैस में गया तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके एटॉमिक जो एटॉमिक डिस्टेंस है वो आपका दूर दूर हो गया। और जैसे ही ये गैस कहाँ चला गया, आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से। फिर आपको क्लोरीन जो है यहाँ पे जो डायटोमिक था वो कहाँ चला जाए, सॉरी मतलब ये मॉलिक्यूलर के फॉर्म में था, वो कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा एटम के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्टेप जो है वन बाय वन, 1 2 3 4 और आपका 5 जो लास्ट में ये बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा गैसियस आयन को लेके, वो आपका जो पांचवा स्टेप में जो वैल्यू आ रही है वो उसके जो टोटल एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन का एनर्जी के इक्वल होगा, या लैटिस एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है।